करेंगे। और मैंने डिसाइड किया कि वीडियो मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा फीवर की जानकारी दूंगा और दूसरे पार्ट में जब तक आप अपने डॉक्टर को ना मिलें तब तक आप क्या कर सकते हैं हम उसकी बात कर लेंगे। पहला डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल ठीक से समझ लें, वो ये कि ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। मुझे लगता है अगर किसी पेरेंट्स को अगर हम ठीक से समझाएं कि बुखार क्या है और कब पेशेंट गड़बड़ है, कब पेशेंट गड़बड़ नहीं है, तो ऐसे केस में शायद उनकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाती है। तो सिर्फ आपके मेडिकल एजुकेशन के लिए है ये एडवाइस। आपके मेडिकली जो क्वालिफाइड आपका प्रैक्टिशनर है, जैसे कि आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। सो ये वीडियो देखने के बाद भी आप जा करके आप अपने डॉक्टर की ही, अपने चिकित्सक की ही सलाह लेने वाले हैं, ठीक है। ये मैं आपको डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ज्ञान वर्धन के लिए है। दूसरा, मेडिकल साइंस हमेशा बदलती रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो अपने वीडियो बनाऊँ उनमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालूँ, बट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वर्सेस जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हो सकता है काफ़ी टाइम निकल गया हो और ज़रूरी नहीं हो कि ये इन्फॉर्मेशन तब भी करेंट हो। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर आप मिलें, बट थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा जिससे बहुत से पेरेंट्स की जो मुझे लगता है कि साइंटिफिकली जो वैलिड चिंताएं नहीं हैं, मैं थोड़ी सी उनको दूर कर सकूँ। पहला चीज़, ये टॉक किन लोगों के लिए नहीं है, किन लोगों को इससे कोई एडवाइस नहीं लेनी। पहला, अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो ये टॉक आपके लिए नहीं है। अगर आपके बच्चे को बुखार आता है, प्लीज़ तुरंत, रादर देन कि आप ये वीडियो देख करके सलाह लें, आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कॉल करें और तुरंत उसके पास पहुंच जाएं। दूसरा, अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन। जब हम फीवर इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास जो अधिकतर बच्चे आते हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होते हैं, तो कुछ बीमारियां हमारे दिमाग में, कुछ बीमारियों की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कुछ सीरियस तरह की बीमारियों की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट अगर आपका बच्चा फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो ये टॉक आपके लिए नहीं है। दूसरा, अगर आपके बच्चे को कैंसर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या ALL, और अगर आपका बच्चा कैंसर कीमोथेरेपी ले रहा है तो आपको ही पता होगा कि बार बार आपके बच्चे के काउंट्स कम हो जाते हैं। वही जो काउंट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आपके बॉडी के फाइटर सेल्स हैं। तो अगर आपके बॉडी में सोल्जर सिस्टम में कम हो रखे हैं और आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन लगता है, अगर आपके बच्चे को कोई बुखार आता है, तो आप इस एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप तुरंत, जैसे कि आपके कैंसर स्पेशलिस्ट ने बताया है कि आपको तुरंत उनके पास पहुंच जाना है, आप तुरंत उनके पास पहुंच जाएंगे। और चौथा, अगर आपके बच्चे में कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी है, वो चाहे जन्म से हो या चाहे अक्वायर्ड हो। अक्वायर्ड में जैसे कई बार हम लोगों को स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, मान लीजिए किसी बच्चे को सिस्टमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है, या किसी भी रीज़न से हम आपके बच्चे को स्टेरॉइड दे रहे हैं या बायोलॉजिक एजेंट्स दे रहे हैं जो रूमेटोलॉजिक कंडीशंस में काफ़ी फ्रीक्वेंटली दी जाती है, तो उसमें पेरेंट्स को पहले से ही बता देते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कम कर रहा है और ऐसे में अगर आपके बच्चे को बुखार हो तो आप तुरंत अपने प्रैक्टिशनर को मिलेंगे। ये टॉक आपके लिए नहीं है। मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चा फुल्ली वैक्सीनेटेड है, 3 महीने से बड़ा है और उसे कोई अंडरलाइंग बीमारियां नहीं हैं, ऐसे एक बच्चे को बुखार आया है। ये एडवाइस सिर्फ उन बच्चे और उनके माता पिताओं के लिए। ठीक है, तो बुखार होता क्या है? वेल, जब भी बच्चे को हम छूते हैं और हमें बच्चा छूने पे गर्म लगता है तो हम उसे बुखार मान लेते हैं और अधिकतर केसेस में ये बात सही भी होती है। बुखार को ऐसा समझिए कि अधिकतर केसेस एक इन्फेक्शन के कारण होते हैं। बॉडी के अंदर एक इन्फेक्शन गया और जो हमारी बॉडी के जो फाइटर सेल्स हैं कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और वो केमिकल्स वहाँ से जाके ब्रेन में पहुँचते हैं ब्लड के थ्रू। और ब्लड में, जैसे कि हमारा आयरन में एक थर्मोस्टैट होता है, हमारे ब्रेन में भी एक थर्मोस्टैट होता है और इन केमिकल्स का ये काम है कि वो थर्मोस्टैट को हायर टेम्परेचर पे सेट करें और फिर उसके बाद बाकी ब्रेन के पास बड़े अच्छे मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि वो बॉडी में हीट ऊपर चढ़ा देता है, वो टेम्परेचर ऊपर बढ़ा देता है। तो इससे हम मेडिकल भाषा में फीवर कहते हैं। बट इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं जहाँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़े लेकिन ब्रेन में वो थर्मोस्टैट अभी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सेट है। ऐसा फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे हीट स्ट्रोक। सो जैसे हिंदी में लू लगना कहते हैं, जब गर्मी के दिन होते हैं, जब आप बाहर निकलते हो, काफ़ी धूप को एक्सपोज हो, आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हो, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। कई बार कुछ खास तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको हीट स्ट्रोक के लिए प्रीडिस्पोज कर देती हैं। कई बार पेरेंट्स कार के अंदर बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं गर्मी में और अगर वो कार लॉक्ड है, उसके शीशे ऊपर चढ़े हुए हैं
तो उसमें भी कई बार अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे भी आपके बच्चे को हीट इलनेस हो सकती है। सो हीट इलनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण आपकी बॉडी हीट लूज नहीं कर पा रही है, या किसी और फैक्टर के कारण आपकी बॉडी हीट लूज नहीं कर पा रही है, बट आपका जो थर्मोस्टैट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही है। इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये काम आपके डॉक्टर का है, ठीक है। फिर भी कुछ सेटिंग्स, क्लिनिकल सेटिंग्स हमें आइडिया दे देती हैं। बुखार, गर्मी के दिन होंगे, बाहर निकले हुए होंगे, हीट स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। अदरवाइज प्रायः जो अधिकतर जो हम केसेस देखते हैं वो सिंपल बुखार के होते हैं, और ये जो बुखार के केसेस होते हैं वो जनरली प्रायः किसी इन्फेक्शन के कारण होते हैं। यूजुअली जो फीवर है वो 107.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, सॉरी 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर नहीं जाता। इतने के ऊपर अगर टेम्परेचर जा रहा है तो वो क्लियरली एक हीट इलनेस है, वो फीवर नहीं हो सकता। इनफैक्ट हम ऐसा मानते हैं कि अधिकतर केसेस जहां बुखार 106 या उससे ऊपर जा रहा है, उसमें भले एक छोटा सा ही सही बट एक कॉन्ट्रीब्यूटरी कंपोनेंट हीट इलनेस का होगा, क्योंकि बॉडी का जो ये थर्मोस्टैट है वो नॉर्मली इतने के ऊपर 106 के ऊपर बहुत रेयरली ही टेम्परेचर सेट कर पाएगा, एंड 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर ये कभी भी टेम्परेचर सेट नहीं कर पाता। सो ये एक और एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाएगा आप पेरेंट्स के लिए। बट ऑफ कोर्स अगर आपके बच्चे का इतना तेज बुखार है, मैं तो कहता हूँ 104 के ऊपर बुखार है, प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को उसी दिन जा करके मिल लें, उसे घर पे इलाज करने की कोशिश ना करें। तो फीवर का कॉज क्या है? जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि अधिकतर केसेस में फीवर एक इन्फेक्शन है। कई बार हमारे पास पेरेंट्स गूगल करके आते हैं और उन्होंने बहुत सारे रीजंस पढ़े हुए होंगे, उसमें कैंसर भी होगा, उसमें ऑटो इम्यून बीमारियां भी होंगी, उसमें और भी कई तरह की बीमारियां होंगी, और उन्हें लगता है कि आपके बच्चे को कहीं उनमें से कोई ये रेयर बीमारी तो नहीं हो गई। अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं तो एक जनरल ओपीडी में जो मैं बच्चे देखता हूं जो सिर्फ कुछ दिन, 2-4 दिन या 4-5 दिन का फीवर लेके आए हैं, तो उनमें से मेजॉरिटियों को सिर्फ एक साधारण सा वायरल इन्फेक्शन होता है, बाकी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो प्रायः हमारे दिमाग में सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन आता है, प्लेन वायरल इन्फेक्शन आता है, अगर बच्चे के हिस्ट्री में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कोई सीरियस रेड फ्लैग वाले पॉइंटर्स हमारे पास न हो। तो जब आप पढ़ के आते हो कैंसर है, ये है, वो है, तो उन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी जनरली थोड़ी कम होती है। हम अगर या तो मेरे को तुरंत कोई क्लिनिकल फीचर मिला या आपके डॉक्टर को तुरंत वैसे कोई क्लिनिकल फीचर्स मिले तो हम उसके लिए बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट कर सकते होंगे, बट अदरवाइज हम रूटीन फीवर की तरह ही अधिकतर बच्चों का इलाज करना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं आगे चल के कि ये फीवर रूटीन जो हमारा एक्सपेक्टेड कोर्स है उससे डिविएट कर रहा है, उसको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब हम रेयर चीज़ों के बारे में सोचते हैं। मोटा मोटी मेजॉरिटी केसेस सिंपल वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और वो ज़्यादा जनरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो आज जो मैं फीवर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका जो ये पूरा जो मैंने लिया है वो एक अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक क्लिनिकल रिपोर्ट के ऊपर से था, जिसमें पीडियाट्रिशियंस के लिए एक गाइडेंस दी है, और ये गाइडेंस 2011 में पब्लिश हुई है। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी समय से एक फाइटिंग फीवर फोबिया इन पेरेंट्स का एक कैंपेन रन कर रखा है। यूएस में जो लास्ट सर्वे हुआ था उसके ऊपर से ऑलमोस्ट आधे पेरेंट्स, आप मान लीजिए कि 50% पेरेंट्स को ये बात समझ में आ गई है, बट 50% पेरेंट्स में अभी भी ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है कि फीवर, अधिकतर फीवर से आपको बहुत घबराना नहीं होता। हमारे देश में तो मुझे लगता है कि ये जो नंबर है, जो अधिकतर पेरेंट्स जो हमारे पास फीवर फोबिया लेकर के आते हैं, वो ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ वर्चुअली 99-100% है। बहुत कम पेरेंट्स हैं जिनको फाइटिंग फीवर फोबिया का कैंपेन समझ में आता है या जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस भी है। तो आज मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आर्टिकल 2011 में आया था, बट उतने के बाद 2022 में भी कमिटी ने ये जो डेटा है, ये जो एडवाइस है, उस चीज़ को उन्होंने फिर से रीअफर्म किया और उन्होंने कहा ये अभी भी इस एडवाइस को वैलिड मानते हैं। सो ये जो एडवाइस है, भले सबसे पहले 2011 में प्रिंट हुई थी, ये आज की तारीख में वैलिड है। सो ये जो मैं फीवर फोबिया की बात कर रहा हूँ, अधिकतर पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं बहुत घबराए हुए होते हैं, उनको डर लगता है कि बच्चे को बुखार आ गया 101, 102, 103, और बुरी तरह घबराहट में पेरेंट्स को इंतजार करते हुए देखता हूँ। कई बार वो लाइन बाईपास करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को जल्दी ले लो, 102 का बुखार है। मुझे पहले आपको ये समझाना है कि फीवर को जो आप अपना एनिमी समझ रहे हो, फीवर से जो आप घबरा रहे हो, क्या वाकई फीवर आपका दुश्मन है या फीवर आपका दोस्त है?
एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, लाइक अधिकतर जो हम स्टोरी सुनते हैं, जो हम मूवीज़ देखते हैं, जो हम टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं जहाँ पे हम दो लोगों को, दो आर्मीज़ को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं, वहाँ पे बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए डिसाइड करना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन बुरी आर्मी से है और कौन अच्छी आर्मी से, ठीक है, बहुत ईजी होता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्योंकि अधिकतर फीवर इन्फेक्शंस हैं और वो बाहर से कीटाणु ने बॉडी को इन्वेड किया होता है, ये सारे कीटाणु माइक्रोस्कोपिक हैं, आँख से दिखते ही नहीं, ना तो आप इनको फील कर पाते हो, ना आप इनको सूंघ पाते हो और न ही आप इनको देख पाते हो। तो हमारे बॉडी की जो रूटीन सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हम आजू बाजू की चीज़ों को परसीव करते हैं, उनमें से एक भी चीज़ काम नहीं करती और ये कीटाणु आपके बॉडी में घुस गए। अब आपके बॉडी के अंदर जो फाइटर सेल्स हैं, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं, वो इनसे फाइट करना चालू करते हैं और वो भी हमें दिखाई नहीं देते। बट वो एक जो हथियार यूज़ करते हैं उसमें फीवर है, वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेन में जाके थर्मोस्टेट को हायर टेम्परेचर पे सेट कर देता है। तो ये आपके बॉडी का एक हथियार है जो बॉडी यूज़ कर रही है, बिकॉज हायर टेम्परेचर पे हम जानते हैं कि जो हमारे बॉडी के जो फाइटिंग सेल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। एटलीस्ट 104 तक हमारे पास काफ़ी एविडेंस है ये कहने के लिए कि आपकी जो ये फीवर है, जो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर एलिवेट हो गया, वो एक्चुअली बाहर से जो इन्वेडिंग कीटाणु है, जो आपका असली दुश्मन है, ये उसमें बॉडी जब उनको अटैक कर रही होती है तो उसमें मदद करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं आप एक देश में बैठे हैं और आपके पड़ोसी देश ने आपके ऊपर अटैक किया। अब जब आपका पड़ोसी देश आपके ऊपर अटैक करता है तो आप अपने सोल्जर से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी उनके पास गोला, बारूद, रसद है वो चला के उनके तरफ फेंके, उन पे मारें, उनके ऊपर अटैक करें, या आप उनको ये बोलोगे कि यार बहुत आग लग रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, एक काम करो तुम लोग तोपे चलाना बंद कर दो। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी इस सेकेंड ऑप्शन को मानेगा। हम एग्जैक्टली यही करते हैं जब हम बुखार से घबरा रहे होते हैं। बुखार एक्चुअली आपके बॉडी के लिए एक हेल्पफुल चीज़ है और ये आपकी बॉडी का एक हथियार है। एटलीस्ट 104 तक तो मैं आपको कह सकता हूँ ये बॉडी पे उतना कोई डिलीटीरियस इफेक्ट नहीं डालता और ये जो करता है आपकी बॉडी की मदद ही करता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे आँख पे ऐसा मान लो कि पट्टी पड़ी हुई होती है, ना तो हमें कीटाणु दिखता है ना कुछ, बट फीवर हम फील कर पाते हैं, इसे महसूस कर पाते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन इस चीज़ को वो कर पाते हैं। प्लस जब बॉडी बीमार पड़ती है तो हम देखते हैं कि जैसे ही फीवर आया हम बीमार पड़ गए। फीवर भले आपको हेल्प कर रहा था, बट क्योंकि आप देख उसी को पाते हो, बेसिकली आप महसूस उसी को कर पाते हो, तो हम हर चीज़ को फीवर को ब्लेम करने लग जाते हैं। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है इस पूरे चीज़ में कि फीवर आपका दुश्मन नहीं है, वो एक्चुअली आपके बॉडी का एक हथियार है, आपको ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फीवर बेसिकली आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, ये डिजीज़ नहीं है। डिजीज़ तो वो जो कीटाणु है वो कॉज कर रहा है, ये तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी फ्रीक्वेंटली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत कूट कूट के भरी हुई होती है और वो ये होती है कि डॉक्टर साहब जो हमारा बच्चा है ना, हमारा बच्चा इस समय हमें लगता है कि अगर हम बुखार नहीं उतारेंगे तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तो मुझे फटाफट बुखार उतारना। साहब फीवर ब्रेन डैमेज नहीं करता। जो मैंने अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो आर्टिकल दिखाया था उसमें ब्लैक एंड वाइट तौर पे लिखा हुआ है कि बुखार कभी भी ब्रेन डैमेज नहीं करता। एज अपोज टू दिस, अगर हीट इलनेस हो उसमें ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो फिर मैं फिर से एक्सक्लूड कर रहा हूँ लू लगने को, या कई बार कुछ खास तरह की आप दवाइयों के ऊपर हो जिनसे बॉडी हीट डिसिपेट नहीं कर पाती है, तो भले थर्मो रेगुलेटरी सेंटर आपका वहीं पर हो, बट क्योंकि बॉडी का हीट लॉस वाला मैकेनिज्म इफेक्ट हो गया हो, जैसे आपकी स्वेटिंग रुक गई हो, ठीक है, जैसे कोई एट्रोपिन होती है, कुछ कॉफ कोल्ड वाली कुछ दवाइयाँ होती हैं, या बेसिकली आपका रूम बहुत गर्म था, आपका माहौल बहुत गर्म था, आप भले उतनी तेज़ गर्मी ना हो बट आप अपने बच्चे को कार में छोड़ के चले गए, उसके शीशे ऊपर चढ़े हुए थे, दरवाजे बंद थे और अंदर जैसा कि हम प्रायः देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे अगर आपका बच्चा या कोई अगर पेशेंट बीमार हो गया, इन सब चीज़ों में वो हीट इलनेस है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ऊपर शूट कर सकता है, 106 से ऊपर प्रायः निकल जाता है, 108 को क्रॉस कर सकता है, वो सारी चीज़ें ब्रेन डैमेज कर सकती हैं। बट ये जो इन्फेक्शन वाला फीवर है, ये सिंपल फीवर्स हैं, ये आपके बच्चे को ब्रेन डैमेज नहीं करते हैं। ये मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में बता रहा हूँ, इसमें कोई ग्रे जोन नहीं छोड़ रहा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ होती है कि लोगों का होता है डॉक्टर साहब हमने सुना था कि उसका बुखार है ना दिमाग पे चढ़ गया या इसे दिमागी बुखार हो गया, ठीक है। हमें पता है एक बच्चे को फिट्स आए थे या एक अडल्ट को फिट्स आए थे। मैं बताता हूँ उसमें दो तरह के केसेस हैं। पहला एक फेब्राइल कन्वल्शन या फेब्राइल सीजर्स। तो फेब्राइल सीजर्स ऐसा होता है कि कुछ
प्रीडिस्पोज्ड बच्चे होते हैं और ये सब नहीं होते। एंड प्रायर बिटवीन 6 मंथ्स टू 5 to 6 ईयर्स के बीच में ये एक एज डिपेंडेंट ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है कि जब बुखार चढ़ रहा है तो पहले 1 से 2 दिन में आप कभी कभार फिट्स या कन्वल्शंस या सीजर्स थ्रो कर सकती है आपकी बॉडी और आपको दौरे पड़ सकते हैं। इवन जब ये होता भी है जिन बच्चों को, और ये सबको नहीं होता, कुछ प्रीडिस्पोज बच्चे होंगे, जनरल पॉपुलेशन में 2 to 3% ऐसे होते हैं, तो उसमें भी जब ये फिट शॉर्ट लास्टिंग है, आपके बच्चे को कोई ब्रेन में डैमेज नहीं हो रहा, ये एक चीज़ है। और दूसरा कि ये सबको नहीं होगा, सिर्फ प्रीडिस्पोज बच्चों को होगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने फेब्राइल कन्वल्शन की डायग्नोसिस बनाई हुई है तो हाँ, ऐसे केस में हम आपको एंटीपायरेटिक्स फॉर एग्जांपल यानी बुखार उतारने वाली दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल टाइप की दवाइयाँ आपको कई बार लिख करके दे देंगे। हालांकि ये भी बड़ा डिबेटेबल है अभी भी कि उससे ये हम फिट्स रोक पाते हैं कि नहीं। तो फेब्राइल सीजर्स पे आप नहीं घबराएंगे, दैट इज़ वन, वो ब्रेन डैमेज नहीं करता अनलेस जो कन्वल्शंस हैं या जो सीजर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चले जाएँ, और ऐसा बड़ा अनकॉमनली होता है। मोस्टली ये जो सीजर्स होते हैं 5 मिनट के अंदर अपने आप रुक जाते हैं। दूसरा है मेनिंजाइटिस एन्केफेलाइटिस। तो इसमें थोड़ा एक चीज़ थोड़ा और समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 टीमें हैं जो आपस में फाइट कर रही हैं, एक टीम स्ट्रांग है और एक टीम हमारी वीक है। अगर 99% केसेस में अगर वो स्ट्रांग टीम जीतती है तो कभी कभार वो 1% वाली जो मतलब जो वीक टीम है ना, वो कभी कभार तो वो भी जीत जाती है। मैं स्ट्रांग टीम आपकी बॉडी और इसके फाइटिंग सेल्स और इसके इम्यून सिस्टम को बोल रहा हूँ, और जो वीक टीम है मैं इन्वेडिंग कीटाणुओं को बोल रहा हूँ। तो अधिकतर केसेस में जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है तो या तो बॉडी खुद, या जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो कुछ अगर डायग्नोसिस बनाते हैं तो कुछ स्पेशल दवाइयाँ देकर उन कीटाणुओं को मारना है तो मारने की बात करते हैं, और ये सब मैं पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन ऐसा समझिए कि अधिकतर केस में आपकी बॉडी जीतती है, बट वंस इन अ वाइल क्या होता है कि वो जो इन्वेडिंग कीटाणु है वो जीत जाता है। अगर वो इन्वेडिंग कीटाणु जीत जाता है तो हर कीटाणु का अपना एक अलग एरिया होता है। जैसे कुछ कीटाणुओं को ब्रेन पसंद है तो ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस कर सकते हैं, कुछ कीटाणुओं को हार्ट पसंद है तो मायोकार्डाइटिस कर सकते हैं, कुछ कीटाणुओं को फेफड़े में जा सकते हैं। इस टाइप से अलग अलग एरियाज में जाके वो डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फीवर तो आपकी टीम से ही लड़ रहा था, इट जस्ट हैपेंड कि वो मैच आपकी टीम हार गई और वो कीटाणु अंदर घुस गया और उसने डैमेज कर दिया। तो फीवर, मैं तो ये बोलूँगा कि डिस्पाइट फीवर हेल्पिंग योर बॉडी, वहाँ कीटाणु ब्रेन में घुस गया और उस कीटाणु ने ब्रेन को डैमेज किया, फीवर ने नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 10 दवाइयाँ दी होती और मैंने फीवर को कंट्रोल में रखा होता तो ऐसा नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। सो कहना ये चाहता हूँ कि बुखार ने ब्रेन डैमेज नहीं किया। जब ब्रेन डैमेज होता है, मेनिंजाइटिस या एन्केफेलाइटिस जैसे दिमागी बुखार वाले केसेस होते हैं जहाँ आपकी बॉडी वो मैच हार जाती है, जहाँ पे आपके फाइटर सेल्स को हार जाती है, तो वो कीटाणु डैमेज कर रहा है, फीवर नहीं। अपने दुश्मन को पहचानिए, दुश्मन इन्वेडिंग कीटाणु है, फीवर नहीं। ओके, तो अब जैसे अब हम ये मेनिंजाइटिस की बात कर रहे थे, एन्केफेलाइटिस की बात कर रहे थे, कुछ साइंस ऑफ सीरियस इलनेस की बात कर रहे थे। और अगर ये साइंस ऑफ सीरियस इलनेस हैं तो अगर साहब आपका फीवर लो ग्रेड भी हो, ठीक है, बहुत हाई ग्रेड ना भी हो, मान लीजिए आपके बच्चे को 100.4 100.5 भी है, ठीक है, जैसे हम बिल्कुल लो ग्रेड फीवर कहते हैं, तो भी अगर ये साइंस ऑफ इलनेस है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, इसमें आप बिल्कुल वेट नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर हम काफ़ी सारे फीवर के केसेस देखें तो आप सीरियस कितने में होंगे, अगेन बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। जैसे मैंने बोला अधिकतर जो बुखार होता है वो सिंपल इलनेसेस होते हैं, सिंपल इन्फेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी एक बहुत ही छोटे से हिस्से में होते हैं। हम जब ओपीडी में बैठ के पेशेंट देख रहे होते हैं ना, तो लिटरली हमारा काम फाइंडिंग नीडल इन द हेस्टिक होता है। अधिकतर भूसा है, कोई एक पेशेंट है जो सुई की तरफ चुभ जाएगा, कोई एक पेशेंट है जो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और हमारा पूरा ध्यान इसी चीज़ पे होता है कि वो कौन सा पेशेंट है, उसे ट्राई एंड आइडेंटिफाई करें और उस चीज़ को हम ठीक करने की कोशिश करें। तो अगर ये कीटाणु इन किसी कंपार्टमेंट में घुस रहे हैं और वो सीरियस इलनेस कर रहे हैं, उन्होंने आपकी बॉडी को इन्वेड कर ही दिया है, तो मैं उस पर आपको साइंस बताता हूँ। मान लो वो आपके स्टॉप कंपार्टमेंट आपके ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, तो आपके साइंस ऑफ सीरियस इलनेस क्या हो? बहुत सीवियर हेडेक जो कि बुखार उतरने के बाद भी बना हुआ है, आपका बच्चा बहुत सुस्त या बहुत ड्राउजी पड़ा हुआ है, वो मेरे लिए सीरियस चीज़ है। आपके बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल ऑल्टर हो गया, वो आपको पहचान नहीं पा रहा, ये मेरे लिए सीरियस चीज़ है। आपके बच्चे को नॉन स्टॉप वॉमिटिंग हो रही है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाने के कारण, वो मेरे लिए सीरियस चीज़ है। आपके बच्चे को फिट्स आ रहे हैं, जैसे हम कई बार फिट्स देखते हैं, फिट्स कई तरीके होते हैं। कई बार जस्ट एक स्टेयरिंग लुक होता है, आपको ऐसा लगेगा बच्चा ब्लैंकली स्टेयर कर रहा है, ठीक है। कई बार हाथ या पैर में ऐसे झटके वाले मूवमेंट्स आ रहे होंगे,
कई बार आप देखोगे आईज अप्रोल कर गई हैं, कई बार मुंह से झाग निकल रहा होगा, कई बार बॉडी बुरी तरह से अकड़ गई होगी, कई बार आप देखोगे कि अकड़ना और उसके साथ ये बीच में ये जो क्लोनिक या ये जर्की मूवमेंट्स हैं ऐसे भी आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि मोस्टली ये कीटाणु कॉम्प्लिकेशन कर रहा है और ये ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन कर रहा है। इसके अलावा फोटोफोबिया यानी बच्चे को लाइट की तरफ देखने में तकलीफ होगी, वो लाइट सह नहीं पाएगा या उसकी नेक में काफ़ी स्टिफनेस होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये साइंस ऑफ सीरियस इलनेस है। इसमें आपके बच्चे का लो ग्रेड फीवर हो या फीवर न भी हो तो भी प्लीज़ जाकर के डॉक्टर को दिखाइए। दूसरा, हम चेस्ट कंपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, चेस्ट में हम लंग्स की बात कर लेते हैं। अगर लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी कॉमनली हम देखेंगे कि बच्चे की सांस तेज चले, जिसे हम कहते हैं बच्चे का दम फूलना या हाँफना या पसली चलना। अगर ऐसा, अगर आपका बच्चा काफ़ी तेज़ी से सांस ले रहा है तो प्लीज़ आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाने की ज़रूरत है। पेट की बात करें तो बार बार वॉमिट होना या पेट का बुरी तरह फूल जाना, नीचे से गैस पास ना होना या ब्लड निकलना, या फिर जो उल्टी होना वो ग्रीन कलर की उल्टी है या येलो कलर की उल्टी है जिसे हम बाइल कहते हैं, उल्टी में बाइल का निकलना, ये बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होना, ये सब मेरे लिए पेट में सीरियस इलनेस की निशानी है। अगर आपका बच्चा यूरिन ठीक से नहीं पास करता, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे 4 से 6 घंटे में एक बार यूरिन पास कर दीजिए, 6 घंटा हो गया आपका बच्चा यूरिन पास नहीं करता है, ये एक साइन ऑफ सीरियस इलनेस हो सकती है। प्लीज़ जाकर के अपने डॉक्टर को दिखाएं। रह गए मेरे हाथ पैर के कंपार्टमेंट, बहुत सीवियर पेन होना, ठीक है, हाथ पैर का मूव न कर पाना या फिर हाथ पैर पानी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे पड़ना, नाखून ब्लू पड़ना, लिप्स ब्लू पड़ना, ये सब सीरियस इलनेस की निशानी है। अगर ऐसा है तो बुखार आपका लो ग्रेड भी है या बुखार नहीं भी है तो भी आप तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर को मिल जाए। जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, कई बार आपको लगेगा कि आपके बच्चे में है और आप डॉक्टर के पास पहुँच जाएंगे, और हमारे पास भी इमरजेंसी में बच्चे काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और कई बार ये फॉल्स अलार्म होता है। तो आपकी समझ और एक ट्रेंड आई, जो एक ट्रेंड डॉक्टर है, उसकी समझ में काफ़ी अंतर है, ठीक है। लेकिन मुझे 100 फॉल्स अलार्म्स मंजूर है। आपका बच्चा, अगर आप ये कोई फीचर्स देखते हो, आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत चले जाएंगे बिना विलंब किए, बिना कोई देर किए। आप 100 बार फॉल्स अलार्म के साथ पहुंच जाइए, साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक भी ट्रू अलार्म वाला बच्चा घर पे अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए, बिकॉज आप ये वीडियो देख के कुछ ज़्यादा ही रीअश्योर हो गए, ठीक है। मैं फीवर से नहीं डरा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साइंस ऑफ सीरियस इलनेस को देखिए, दुश्मन आपके ये हैं फीवर। तो जब भी फीवर आए तो साहब एक बैलेंसिंग एक्ट करना होता है। बैलेंसिंग एक्ट में मैंने आपको शुरुआत के कुछ एक्सक्लूजन्स बता दिए, वैसा है तो आप तुरंत डॉक्टर को मिलें। इवन आपका बच्चा एक्टिव, अलर्ट, प्लेफुल, स्माइली सब कुछ हो तो भी। दूसरा, खाली फीवर से मैं नहीं घबराऊंगा, बट अगर साइंस ऑफ सीरियस इलनेस अगर फीवर के साथ हैं तो उन साइंस ऑफ सीरियस इलनेस के कारण मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाऊंगा। अदरवाइज मैं थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकता हूँ और घर पे प्राइमरी इलनेसेस लाइक पैरासीटामोल वगैरह कर सकते हैं, और ये मैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूँगा। दूसरा ये है, कई बार मेरे पेरेंट्स मेरे को फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार आया है, आपने हमें पिछली बार फीवर के बारे में थोड़ा समझाया था, तो शुड वी कम एंड सी? वेल, द आंसर इज ऑलवेज येस, यू शुड ऑलवेज गो एंड सी योर डॉक्टर, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो में ज्ञान दे करके कोई डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ, और न ही आप गूगल पे 2-4 आर्टिकल्स पढ़ के या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के या 2-4 वीडियो, भले ही मेरा ही वीडियो या किसी और का भी वीडियो देख करके आप डॉक्टर नहीं बन जाने वाले हैं। आपके बच्चे की सेफ्टी एक लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर या आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ प्लीज़ ले जा करके उनको दिखाएं। ये बुखार आगे किस रास्ते पे निकलेगा हमें भी नहीं पता। हम आपके बच्चे को बार बार बुलाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जब हमें लगता है कि कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत है तो हम टेस्ट भी करते हैं, और कई बार ये टेस्ट हमें बार बार करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी डेंगू के पेशेंट्स हैं, तो यहाँ बार बार सीबीसी कराऊंगा। यहाँ मेरे से ये आर्ग्यू मत करिए कि सर कल भी तो आपने सीबीसी कराया था, आज फिर क्यों करा रहे हैं, कल फिर क्यों कराएंगे। मेरे को वो देखना होता है, आपके बच्चे को मॉनिटरिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे कि हम टेस्टों को बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, और कई बार हम और अलग अलग टेस्ट भी किए जा रहे हैं। ये आपके डॉक्टर का काम है डिसाइड करना कि आपके बच्चे को बीमारी कौन सी है। फिर से कहूँगा, मेजॉरिटी पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनको सिंपल वायरल इलनेसेस होती हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, यानी वो अपने आप ठीक हो जाती हैं, उसे जनरली कोई एंटीबायोटिक भी देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पैरासीटामोल दे दीजिए, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ योर डॉक्टर। आप खुद डॉक्टर नहीं बने, ठीक। दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब कब दिखाने आ जाए, अभी दिखाने आ जाएं क्या?
तो सबसे पहला मैंने आपको जो सीरियस इलनेस वाले फीचर्स बताए हैं वो हैं, तो आप तुरंत दिखाने जाएंगे। मेरे पेशेंट है, मेरे पास आ जाइए। आप किसी और के पेशेंट हैं तो आपका जो डॉक्टर है, या तो अगर वो देख रहा है तो वो, या अगर उसने आपको कोई इमरजेंसी में कुछ नंबर दे रखे हैं कि यहाँ जाके दिखाइए, प्लीज़ जाकर के उनको दिखाइए। दूसरा, अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने शुरुआत के एक्सक्लूजन बोले थे, उसमें आपका बच्चा एक्टिव, अलर्ट, प्लेफुल, कोई डेंजरस साइंस नहीं है, तो भी अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है, फुल्ली अनवैक्सीनेटेड है, कैंसर पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेस्ड है, या इम्यूनोसप्रेशन वाली दवाइयाँ लेता है, प्लीज़ ले जाकर के दिखाइए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है और आपका बच्चा 3 महीने से 3 साल के बीच का है, तो जनरली आप 1 या 2 दिन देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जनरली अगर 24 आवर्स फीवर हो गए हैं तो आपको अगले दिन जाकर के एक बार तो दिखा लेना चाहिए। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है और उसमें कोई ये डेंजरस फीचर्स नहीं है या एक्सक्लूजन वाले मेरी फाइंडिंग्स नहीं है, तो जनरली बाई डे 3 तक आपके बच्चे को एक बार आपको डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए। मेरा पार्ट 2 इस वीडियो का मैं अगला अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आप भले कमेंट्स करते रहोगे, मैं उनको पढ़ लूँगा। मैं शायद कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊँगा। हम डॉक्टरों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। आई डेफिनेटली ट्राई एंड रीड एज मेनी कमेंट्स एज आई कैन, बट मैं ऐसा आपको कोई प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ कि इन कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ, सो दैट अगर पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। हमें भी इससे प्रैक्टिस में काफ़ी मदद मिलती है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे समझा दूँ और एक साथ बहुत से लोग समझ जाएँ, एज अपोज टू कि मैं हर पेशेंट को इतना ज़्यादा टाइम शायद क्लिनिकली हमें कई बार क्लिनिक में दे पाना संभव नहीं होता। जब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।